नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है और इस सूरत हाल में आप देख रहे होंगे कि जी अपोजिशंस ने ईद के बाद एक APC जो है उसको बुला लिया है। APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी जमातों इसमें शामिल होंगी जो अपोजिशन में शामिल हैं और आया कि हुकूमत में मौजूद जमातें शामिल होंगी या नहीं होंगी। अब देखना ये है कि कहा यह जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन के लीडरों की तरफ से, क़यादत की तरफ से कि ईद के बाद जो APC बुलाई जा रही है हो सकता है कि एक तहरीक शुरू की जाए मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन जिसके ज़्यादातर इस वक्त अहम क़यादतें या तो वो जेल में हैं सज़ा के तौर पर या बेल पे हैं या नैब के अहम केसेस उन पर हैं और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्द शायद उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में ख़ास तौर पे अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें जो किसी भी तहरीक को कामयाब बनाएंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, क्या अगर उनकी जो लीडरशिप इस वक्त फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन को भी क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है, उसके बावजूद अगर वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक लाते हैं तो क्या वो तहरीक कामयाब होगी? और हुकूमत जो इस वक्त पूरी तरह मुआशी बहरान में फंसी हुई है और कहीं कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके इत्तेहादी जिन्होंने उनके साथ इत्तेहाद किया हुआ है, कुछ इख्तिलाफात भी कहीं ना कहीं से हमें ख़बर मिल रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हुकूमत अपोजिशन की जो बड़ी अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर तहरीक को नाकाम बनाने में अपने इत्तेहादियों के साथ कामयाब हो जाएगी? इस मौजूदा सूरत हाल में इस इशू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं राना तनवीर हुसैन साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, साबिक वफाकी वज़ीर। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं जनाब सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और भी बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। राना तनवीर हुसैन साहब, आप सबसे सीनियर है, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। सर, ये अभी हमने चंद दिन पहले देखा कि अपोजिशंस के लीडरान, PMLN की लीडरान के साथ एक मीटिंग भी हुई और ये बात भी कही जा रही है कि APC बुलाई जा रही है। तो जो ये APC बुलाई जा रही है उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, क़यादतों की तरफ से दो टोक हमें एजेंडा मिल रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलेगी। तो क्या होगा सर ईद के बाद जो APC आप बुला रहे हैं, क्या वाकई इसका एजेंडा पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर आपकी तहरीक है हुकूमत को ख़त्म करने के लिए? शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। आपने जो बड़ा करंट एक इशू चल रहा है तहरीक का, उस पर आपने बात की। मैं पहले भी मैंने एक दो प्रोग्रामों में बताया और हमारी जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से भी ये मौक़िफ़ आया है कि पिछले जो 9 महीने गुज़रे हैं उसमें गवर्नमेंट को जिस तरह, जिस अंदाज से चल रही है या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं या जिस तरह उनकी गवर्नेंस है या उनके रवैये हैं, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कोशिश हमारी थी कि गवर्नमेंट आगे बढ़े, चलाए काम को और मामला तो सुलझाए। और जो जिस क्राइसिस का जिक्र किया जाता है बार बार, उसको उस क्राइसिस से मुल्क को बाहर निकाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 महीनों में बजाय इसके कि मुल्क आगे बढ़े, मुल्क पीछे की तरफ गया। बजाय इसके कि कोई बेहतरी आए, उसमें उसे अबतरी आती गई। बजाय इसके मामला सुधारे जाते, मामला तो और ख़राब होते गया। जो उस वक्त पिक्चर पेश की गई थी, जो भी इन्होंने अंदाज से पेश की, जिस तरह इन्होंने पैनिक क्रिएट किया, उसमें इन्होंने इजाफा किया, बजाय इसके कंट्रोल किया जाता। आप इस स्टेज पे पहुँच गया। हमने तो बार कहा कि आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, चाहे चार्टर हो, इकानमी हो या दूसरे मामलात हो, जो भी नेशनल इशूज़ हैं, अगर आप उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अपोजिशन
आपको कोऑपरेट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। हाउस के में भी और बाहर भी हम बात करेंगे कि हम इनके साथ लेके चल रहे हैं गवर्नमेंट को भी। लेकिन जो मामलात हैं, जिस तरह आज मेरा ख्याल है कि वर्स्ट क्राइसिस है जो हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इकोनॉमिक क्राइसिस हो या गवर्नेंस का हो या रेट गवर्नमेंट की कहीं नज़र नहीं आ रही, वो खैर लंबी बात हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन आपका है कि किस तारीख चलानी है। मेरा ख्याल है इसको कुछ इम्प्रेशन यही लिया जाता है जब अपोजिशन के लोग इकट्ठे हों या वो पॉलिसीज़ या कोई मामलात के मतलब बात करें तो बात आखिर तक पहुँचा दी जाती है, शायद गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये टारगेट नहीं है, ना ये ऑब्जेक्टिव है। मसला यह है कि जो इस वक्त कौम जिस मुश्किलात में शिकार है, यकीनी तौर पे उसके मतलब हम एहतजाज ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि तकरीरों से, बातों से, सजेशन से, पार्लियामेंट के अंदर, बाहर, टीवी पे बेशुमार बातें करके हमने देख ली। डायरेक्शन की बात की, आप डायरेक्शन लें और आगे बढ़ें। और जो की इशूज़ हैं उन पर भी हमने बड़ी सीरियसली उस पर डेलिब्रेशंस की और कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ बैठने को भी हम तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो आज सवाए उसके कि जो अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है, जो अवाम की ज़िंदगी में मुश्किलात आई हुई हैं, और एक आम आदमी नहीं बल्कि अपर मिडिल क्लास जो है वो भी मेरा ख्याल इस वक्त उसकी चीखें निकल रही हैं, जो ये कहते भी थे हम चीखें निकालेंगे। तो कोई उनकी तरफ से जो रवैया है गवर्नमेंट का या जो स्टेटमेंट आती है वो बल्कि और ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर होती है। तो मैं समझता हूँ कि उसके मतलब ये ज़रूर है कि इकट्ठे हों। और जो APC की बात हुई है वहाँ यही है कि वहाँ तय किया जाएगा कि किस तरह एहतजाज जो करना है किस तरह किया जाए। ये ज़रूरी नहीं कि कोई सारा पाकिस्तान ब्लॉक कर दें, या ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट को खुदा न खास्ता हम टॉपल करें या सिस्टम डीरेल हो जाए। यकीनी तौर पे एहतजाज रजिस्टर कराना चाहते हैं अवाम की। सर यहाँ पर एक बात सर एक यहाँ पर बात रखना चाहता हूँ, आपकी ज़रूर राय लेना चाहूँ। देखिए, दो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, अपोजिशंस का किरदार अदा कर रही हैं, और भी हैं जमातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है आसिफ अली ज़रदारी, उनका ये कहना है कि अब जो है वो वक्त आ गया है कि इस मौजूदा हुकूमत को ख़त्म किया जाए, मौजूदा हुकूमत को हटाया जाए। तो वो तो ये सोच के साथ इस APC में शामिल होंगे, क्या कहेंगे सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये उनका एक अपना तरीक़ाकार अंदाज है गवर्नमेंट पे अपनी एक समझ लें कि उसको सेंश्योर या उसके मतलब अदम एतमाद का। लेकिन ये बात मैं आपको बड़ी क्वालिफाई कर रहा हूँ, ये सारी जो पीछे प्रोसीजर या जो मीटिंग्स हुई हैं, कि अभी बैठेंगे उसमें ये तय करेंगे कि उसका मोड क्या हो, उसकी प्लानिंग क्या हो और किस तरह आगे बढ़ा जाए। और यकीनी तौर पे जो उसका मकसद है वो यही है कि गवर्नमेंट किसी तरीके से मामलात को सुलझाए। अभी देखें, अभी किस तरह गवर्नमेंट को ख़त्म करते हैं तो क्या हो सकता है, इलेक्शन हो सकते हैं या नए इलेक्शन हो सकते हैं। गो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अब मिड टर्म इलेक्शन इनएविटेबल हैं और वही एक क्राइसिस का हल है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी ये वो स्टेज नहीं, क्योंकि जो जिस स्टेज पे जिस क्राइसिस में हम हैं उसको एग्रीवेट करने वाली बात होगी। अली मोहम्मद साहब, अपोजिशन के बातें आप सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी 2 कदम आगे है, वो कहती है कि अब इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, मुकम्मल नाकाम है, बहुत कुछ कहा उन्होंने, और इसके लिए अब बाज़ाब्ता तहरीक भी चला रहे हैं। अब इस तहरीक को जो ऑक्सीजन मिल सकता है ईद के बाद या बजट के बाद, क्योंकि अवाम ऑलरेडी इस वक्त बेरोज़गारी में, आपके गुर्बत में और जनाब महंगाई में बुरी तरह पिसी हुई है, और जिस तरह सुनने में आ रहा है कि बड़े टैक्सेस लगेंगे, और अगर ये दबाव अवाम की तरफ आया, प्रेशर गुर्बत का, बेरोज़गारी का, महंगाई का, तो उसका रिएक्शन हो सकता है अवाम से उठे, जिसे अपोजिशन कैश करा सकती है। कैसे निपटेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। रमज़ान का महीना है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये बाबरकत करे इस मुल्क के लिए। अल्लाह से हमें हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। मुल्क हम सबका है और जो भी हुकूमत होती है वो कोशिश करती है कि बेहतरीन से बेहतरीन चलाएं। देखें,
ये जो अपोजिशन है, इस बात में तब कोई शक नहीं है कि ये जो इनकी बैठक थी वो किस मकसद के लिए थी। अचानक जब इस तरह इंतहाई बदतरीन मुखालिफ जब इकट्ठे होते हैं तो उसके फिर कुछ ना कुछ मज़मरात, कुछ ना कुछ उसकी वजूहात होती हैं। अब अच्छा, क्या वजूहात हो सकती है? एक तो ये है कि अचानक इनको ये ख्याल आ गया कि वो अवाम जिनको उन्होंने पिछले 15-20 साल में, और अगर पीछे मुड़ के देखें तो 1988-85 से अगर देखें तो जिनको उन्होंने निगलेक्ट किया, करप्शन की और कर्ज़ों की एक चक्की में पीस के रख दिया, अचानक उनसे हमदर्दी पैदा हो गई और इंतहाई सख्त मुखालफत के बावजूद कौम के वसीतर मफाद में, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मोहब्बत में ये इकट्ठे हो गए। तो मैं समझता हूँ ये बईद अज़ क़ियास है, हम इस दुनिया के लोग हैं और मैं समझता हूँ लेट्स बी प्रैक्टिकल। बेसिकली ये जो करने जा रहे थे वो ये था कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। कुछ मसाइल हैं इन जमातों के लीडरान को, कुछ जो उन्होंने इकट्ठे किए, जनाब मोहतरम मौलाना साहब और जनाब शेरपाव साहब, तो वो हमारे दोस्त ऐसे हैं जो को तकरीबन 3 दहाइयों बाद पहली बार असम्बली में नहीं पहुंच सके। तो हर किसी का अपना जो है एक मकसद है और उसको हल करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। किसी को असम्बली में आना है, किसी को नैब के केसेस से निकलना है, किसी को जेल से निकलना है, किसी को डील चाहिए, किसी को डील चाहिए। अब उसके लिए प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ है डॉक्टर दानिश साहब कि हुकूमतों में तो फिर भी चल जाता है, आपके पास मुख्तलिफ़ ख़याल किस्म के हलीफ भी आ जाते हैं। जिस तरह माजी बईद में सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM इकट्ठे थे, जिस तरह माजी में मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM इकट्ठे थे, या इनकी और जमातों के साथ इत्तेहाद रहे, लेकिन अपोजिशन में तहरीक चलाना जो होता है वो होता है नज़रियाती तौर पे जब आपका जहन मिल जाए, और क्योंकि वो मुश्किल हालात में आपको जाना होता है। तो एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में इनके हक़ में नहीं जाती, वो ये है कि ये इन अवाम के सामने राना साहब की जमात और गबोल साहब की जमात बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, इनकी वे ऑफ गवर्नेंस एक्सपोज हो चुकी है। तो मैं नहीं समझता कोई भी अपना जहन रखने वाला, शऊर रखने वाला शख्स जो है वो इनके साथ निकलेगा पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने। हाँ, कल को अगर इमरान खान साहब से कोई बेहतर, बहुत बड़ा लीडर, कोई ईमानदार आदमी निकलता है और वो अच्छा एक प्लान लेके आता है और वो अवाम को निकालता है, तो अवाम सोचेंगे यार ठीक है, ये आदमी अभी आजमाया नहीं गया और इसमें एक सलाहियत है और बहुत बड़ी जमात लेके आ गया। लेकिन इन लोगों के साथ तो मैं समझता हूँ इस वक्त अगर आप देखें तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब शायद इस वक्त वाहिद ऑप्शन है इस कौम के साथ कि वो उसके साथ मिल के इस मुल्क को हम ठीक कर सकें। ये लोग हमारे मोहतरम ये आजमाए जा चुके हैं और मैं समझता हूँ कि आजमाए हुए को आजमाना जो है वो बेवकूफ़ी होती है। नबील गबोल साहब, जो तहरीक की बात की जा रही है, PC बुलाया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक जो पॉइंट है, ठीक है, अगर अवाम इस महंगाई की वजह से निकलती है तो अपोजिशन उसको कैश कर सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी अवाम का आपको एतमाद नहीं होगा। मैं जो सवाल रखना चाहता हूँ वो ये रखना चाहता हूँ कि आपकी लीडरशिप और PMLN जो है ना इस वक्त नैब के क्राइसिस में है, इल्ज़ामात हैं, जेल में है, पहली सफ़ में जो क़यादत है वो भी, और जो सेकंड लाइन ऑफ क़यादत है उनके ऊपर भी। तो क्या पीपल्स पार्टी और PMLN में इतनी सख्त है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करे ईद के बाद और उनके लीडरान जेल में हों? क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो हमेशा याद रखें, आप तारीख़ देख लें कि 1997 में जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जला वतन हुई तो पार्टी भी चल रही थी और बड़ी मजबूती से पार्टी चल रही थी। अमीन फ़हीम साहब मरहूम वो पार्टी चला रहे थे। मैं समझता हूँ आने वाला जो वक्त होगा, आने वाला जो दिन या महीने, आप कह दें साल नहीं कहूँगा, मुझे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज़ हेड करेगी और पीपल्स पार्टी को जो ऑलरेडी हेड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, दोनों पे ये केसेस दोनों हैं? पे केस अगर है तो वो ऐसे केस नहीं है, एक को बेल है पर, हाँ, लेकिन ये मुझे पूरा यकीन है, और एक पे नैब का हाँ, बड़ा सीरियस केस है। हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये जेल नहीं जाएंगे। जिनको जेल जाना था वो चले गए जेल। अच्छा, हाँ, और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब
जरदारी साहब पे केसेस है, फेस कर रहे हैं। देखें, जिस शख्स के लिए लेकिन वो तो डरते नहीं, ये वो तो कहा कहते जाता हैं, था, मैं आप जेल- देखें ना कि जो आदमी 8 साल जेल गुजार कर आया है, उसको तो जेल में मजा आता है ज्यादा। वो तो कहता है कि मैं ज्यादा एंजॉय जेल में करता हूँ, उसके लिए कोई इशू नहीं। इसलिए तो वो नैब को बार बार नैब में पेश भी हो रहा है और नैब के लोगों को कह भी रहा है और नैब ज़दा लोगों को भी समझा रहा है कि भाई डरने की बात नहीं। ये इस तरह के वेव्स आते हैं। अब जिस तरह के एक ये वेव चल पड़ा है इमरान खान का, इमरान खान, मैं बार बार कहूँगा, देखिए इमरान खान के नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है। इमरान खान अच्छा करना चाहता है, लेकिन इमरान खान बुरी तरह फंस चुका है। इमरान खान को जो दिया गया एक स्टेज तैयार करके उसमें वो बैठे, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े मुश्किलात होंगे। आपने उनके स्टेटमेंट पिछले दिनों 3-4 दिन पहले देखा होगा कि वो जो समंदर में ऑयल के हवाले से जो बात कर रहे थे, उस ऑयल के हवाले से जो उन्होंने बात की थी कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये जो है दरियाफ्त होगा तेल और गैस, और पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कहती है कि हम फेल हो गए, तरदीद कर दिया। यानी मिनिस्ट्री के एक स्पोक्समैन ने प्राइम मिनिस्टर की बात को तरदीद किया है। मैं सिर्फ ये इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे दोस्त है, लेकिन जो कि दोस्त प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उससे कम्युनिकेशन कट जाती है, वरना पहले मैं उसको मशवरे देता रहता था। अभी मैं उनको ये मशवरा दे रहा हूँ कि जिस तरह आपने वर्ल्ड कप जीता था, आपने उससे पहले आपने छोड़ दिया था, आपको याद है कि उन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया था, फिर जनरल ज़ियाउल्लाह के कहने पर वो दोबारा आए और फिर वर्ल्ड कप जीतकर वो वापस घर चले गए इज्जत से। अभी तक आज तक उनकी इज्जत है, लेकिन अगर मजीद और चिपके रहेंगे इस कुर्सी पे तो जो लाने वाले लोग हैं आपको, वो आपको फिर उस इज्जत से वापस घर नहीं भेजेंगे। ये तो हो गया वो, लेकिन जो अच्छा, मेरा सवाल है, आपका क्या आप कर सकेंगे अगर वाकई जेल अब आपके चले गए? सवाल पे मैं आता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टाइम मेरे नहीं, भाई आप को बोले, दोनों को बोले, दिया। बोले, बोले आप। 17 मिनट में देख रहा था, बोले दोनों को बोले दिया। बोले। दूसरा सवाल ये है कि जो प्लान है हमारा, अब राणा साहब भी उस मीटिंग में नहीं थे, मैं भी उस मीटिंग में नहीं था। हमारा ऑपोजिशन का प्लान ये है, क्योंकि हम जानते हैं ये मौजूदा हुकूमत 7 MNS पे खड़ी है। उन 7 MNS में से 4-5 MNS की जो जमात है अख्तर बेंगल वाली, वो भी हमारे साथ आई थी, इफ्तार डिनर के अंदर बैठी हुई थी, उनसे भी यही बातें हुई हैं। उसके अलावा जो PTM के 2 MNA हैं वो भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे। तो इमरान खान के पास तो अगर देखा जाए इफ्तार डिनर का जो आप उसकी अटेंडेंस देखें तो वैसी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन हमारा जो प्लान है, हम एहतजाज सड़कों पर नहीं करेंगे, एहतजाज पब्लिक करेगी सड़कों पर। अच्छा। और वो खुद एहतजाज करेगी। इतनी जबरदस्त महंगाई आने वाली है इस बजट के बाद, आ चुकी है महंगाई, लेकिन और ज्यादा आने वाली है। मैं कहता हूं डॉलर 200 रुपए तक मुझे खतरा है पहुंचने का। मैंने 2 महीने पहले कहा था डॉलर 155 का होगा, आज मैं कह रहा हूं कि इसी महीने हो गया। और आप कह रहे हैं 200, और आज यार आपकी जबान को अल्लाह मियां रोके। मैं बता रहा हूं, आप तो हमारे मुल्क के लिए बड़े खतरनाक हैं। हमें इस मुल्क के लिए सोचता है, लेकिन अफसोस ये है कि हम मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, हम अपनी कुर्सियों के लिए सोच रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे, और इतना तगड़ा एहतजाज होगा कि गवर्नमेंट कोई बिल भी पेश नहीं कर सकेगी, गवर्नमेंट हाउस ही नहीं चला सकेगी। ये उनको कौम और मुल्क के मुआफ़क़त में हम समझते हैं कि हम समझते हैं आम पब्लिक हमारी तरफ अब देख रहा है। पब्लिक देखती है अपनी भलाई के लिए हुकूमत की तरफ, लेकिन पब्लिक इस वक्त देख रही है ऑपोजिशन की तरफ। उनको ये कोई सरोकार नहीं है। कौन करेगा अवाम को? लीड कौन करेगा? अगर वो उबलेंगे अवाम, लीड में आपको कौन करेगा? लीड बिलावल और मरियम करेंगे। चले, मैं फिर आगे बात करूंगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तनवीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और मैं आपसे ये सवाल ये है कि सिर्फ 9 महीने हुए हैं इस हुकूमत को, जो PTI की हुकूमत है, और PTI की हुकूमत को एक ऐसी हुकूमत मिली है जो शदीद मौशी बहरान का पहले ही शिकार थी, जिसमें ग्रोथ रेट है, एक्सटर्नल डेथ है, रिजर्व है, और दूसरे मसाइल बहुत ज़्यादा थे। तो सर, क्या 9 महीने में किसी हुकूमत के खिलाफ तहरीक लाना
पार्लियामेंट में एहतजाज और उसको गिराना या गिराने के हवाले से मैं पीपल्स पार्टी आपके जो एपीसी में एलाइज होंगे उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि बाहर तहरीक चलाना एक ऐसी हुकूमत को जो बड़े मुआशी बहरान के साथ उसको मिली है 9 महीने में, उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो। डॉक्टर साहब, बड़ा आपने एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि इनको एक माशी बहरान की सूरत में हुकूमत मिली। मैं इससे ये जो इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है, बयानिया जो इन्होंने शुरू किया है, वो बिल्कुल मैं उससे एग्री क्या, मैं जो फैक्ट्स हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। 31 मई तक ये था कि अगर हमने इनको मैं तो कहता हूँ इनको हमने एक अच्छा पाकिस्तान दिया, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दिया, इनको बिजली के कारखाने लगा के दिए, जो शॉर्टफॉल थी वो ख़त्म की, 12,000 मेगावाट बिजली मेन सिस्टम में लाए, फैक्ट्रियाँ बंद थी, लोग गैस की लोड शेडिंग की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से वो 24 घंटे चलाई और सारी चलाई। और उसके बाद जो हमें रिजर्व्स मिले उसको 23 अरब डॉलर तक पहुँचाया, जो आज ये बातें कर रहे हैं कि जी ये हमें तो क्राइसिस में मिले हैं। जीडीपी जो थी वो ये गोल साहब बैठे हुए हैं 2.5-3% थी, उसको 5.8 पे इनको छोड़ा। स्टॉक एक्सचेंज 12,000 पे मिला था, 53 पे लेके गए। लेकिन 31 मई को ये हालत थी कि हमने 18 अरब इनको डॉलर दिए रिजर्व्स में, 46,000 का स्टॉक एक्सचेंज छोड़ा और बिजली की शॉर्टेज जो थी वो ख़त्म कर दी। जो स्वाय 1 वीक एरिया था एक्सपोर्ट का, मैं आपको विद ऑल मतलब ऑनेस्टी में कहता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी इतने सालों से मैं देखता हूँ, वो एक वीक एरिया था। अब इन्होंने आके क्या किया, इन्होंने खुद ही पैनिक इतना क्रिएट कर दिया, अपने आप को थोड़ा सा शायद कवर कर रहे थे, अपनी नलायकी को, अपनी इनकैपेबिलिटी को, अपनी मसाइल को समझने ना, उस वक्त ये बातें करते थे। मुझे बताएं, मैं खुद ही अगर बंदा एक सोचता है, एक जिम्मेदार एक सियासतदान या ये हो कि एक बड़ी पार्टी है, कल को हमने गवर्नमेंट संभाल लिया या इनको तोको थी कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या बनाए जाएंगे, जो भी इनको पता था अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, हमें किस तरह बनाया जाएगा, लेकिन इनको ये पता था ये सारी सिचुएशन क्या। असद उमर साहब वहाँ खड़े होकर कहते थे ये तो पेट्रोल बड़ा महंगा है, ये 36 रुपये उस पर टैक्स लेते हैं, हम इसको वेव कर देंगे, हम फलां चीज़ कर देंगे। अब मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें, सब्सिडी हम देते थे, लोगों पे बोझ कम डालते थे, ये सारी चीज़ें हम आसान तरीके से चला रहे थे 5 साल। क्या ये 31 मई के बाद आनन फानन ये सारी क़यामत आ गई है? ये मुझे बताएं, जब 50s के बाद कौन सा, अगर इकोनॉमी की, मैं आज थोड़ा सा टाइम इसलिए चाहूँगा कि इकोनॉमी का वॉल्यूम होता है ना, स्पेस, ये डेट उसके साथ साथ चलता है। अगर वॉल्यूम बढ़ता जाए तो उसका जो डेट है वो भी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो या कुछ हो, उसका डेट अगर आप रेशो देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी, तो वो बढ़ता जाता है। अगर 50s में श्रिंक की हुई थी हमारी इकोनॉमी तो उस वक्त डेट कुछ और था, 60s में और था, 70s में और। अब हमने रेवेन्यू जो हमें 1900 पे मिला 4000 तक पहुंचाया, ये आपके सामने है फिगर, जो उसको उसमें 400 ये कमी ला रहे हैं, क्योंकि 46 पे टारगेट था, उस पर मेरा हाल शायद 4000 तक भी नहीं है, ना पहुंच सके। ये रेवेन्यू हमने इकट्ठा करके दिया है, इसलिए कि स्पेस हमने बढ़ाई, उसकी वॉल्यूम को बड़ा किया इकोनॉमी को, और एक एक्टिविटी थी जनरेट हो रही थी, रेवेन्यू भी आ रहा था, बढ़ रही थी चीज़ें। तो यकदम इन्होंने ऐसा क्या किया है कि ये हर चीज़ नीचे चली गई है, बल्कि तबाही की तरफ चली गई है। कौन से इन्होंने, आप मुझे बताएं, लो लेवल पे भी जो इनकी गवर्नेंस है बुरा हाल है, ऊपर जो आपने देखे किस तरह इन्होंने बंदे लगाए हैं। अब मैं हकीकतन आपका, सारे आप भी समझते हैं, सारी दुनिया समझ रही है कि इमरान खान साहब आप सिर्फ बैठे हुए हैं कुर्सी पे प्राइम मिनिस्टर, बाकी मामलात टोटली किसी और के पास है। वो IMF है या कोई और कुफ्ते हैं, वो बैठ के सारे मामला चला रही हैं। बल्कि वहाँ मिनिस्ट्रियों में, स्टेट बैंक में IMF के बंदे बैठे हुए हैं, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री में IMF के बंदे बैठे हुए हैं, FBR में IMF के बंदे बैठे हुए हैं। अगर नहीं बैठे तो मेरे साथ ये चैलेंज मैं करता हूँ। और जो मामला चला रहे हैं शेख हफीज साहब के, वो आली जमील साहब हैं, वो इनके कोई पार्टनर हैं या क्या हैं, ये कबूल साहब उस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, बिलोंग्स टू कराची। तो वो जिस तरह के मामला वहाँ चाह रहे हैं, किस तरह उनकी एक्सेस है फाइलों के ऊपर, किस तरह अब शेख हफीज साहब के मामला तो बड़े ड्यूबियस किस्म के हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी इनको इकोनॉमी मिली और 9 महीने में,
हमने तो इनको कहा था डे वन से कि अगर आप महसूस करते हैं कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं, अगर आप समझते हैं या आपके काबू में कंप्रीहेंड नहीं कर रहे इश्यूज़ को, तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन 9 महीने आप क्या चाहते हैं कि इनको 9 साल मिले? लोग मर रहे हैं भूख से, लोग मर रहे हैं बेरोजगारी से, लोग मर रहे हैं 2 साल गुर्बत से। 2 साल तो उसका ये हल है कि 2 साल 2 साल पहले, अच्छा डॉक्टर साहब चले मैं आपसे एक आज एग्रीमेंट कर लेते हैं। इन्होंने कहा जी हमें 100 दिन दें, इन्होंने फिर उसके कहा कि नहीं 100 दिन तो हमने कुछ करना था, बैठना था, उठना था, सीधा होना था, सांस लेना था, चले ले लिया। हमें 6 महीने दे दें, 6 महीने के बाद आप 1 साल दे दें। अभी वो गुजरा नहीं टाइम तो कहते हैं 2 साल दे दें। परसों मैं एक ही बात सुन रहा हूँ, हमें 3 साल चाहिए। अभी शेर रशीदन का एक वो बड़ा बना हुआ है, उसने कहा मुझे 3 साल चाहिए। फिर ये कहेंगे जी हमें 5 साल चाहिए, फिर कहेंगे हमें अगले 5 साल चाहिए। पाकिस्तान में इतनी सख्त इन्होंने नहीं छोड़ी कि इनको हम 5-6 महीने और दें। लोग तो आपको नहीं पता कि क्या हाल हो गया लोगों का। लोगों में तो जान नहीं, ईमान से जान नहीं। आप बाजार में जाए क्या किस तरह गालियां निकाल रहे हैं, आप सड़कों पे जाए किस तरह गालियां निकाल रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अपोजिशन वाले एक जुम्मेदार ठीक है सर, मैं अली मोहम्मद साहब की तरफ आ जाऊं थोड़ा सा। बोले अली मोहम्मद साहब की तरफ आता हूं। अवाम मेरी बात सुन ले, अवाम की दुख दर्द की आवाज नहीं हमने बनेंगे, हम क्यों ना दुख दर्द की आवाज बने अवाम की। हमारा ये फर्ज है कि इस वक्त अपोजिशन अवाम के दुख दर्द की तकलीफों की आवाज बने, ठीक उनको जो आवाज बनेगी, इस वक्त मसाइल है उनको उजागर करे। सर ठीक है सर, मैं जरा अली मोहम्मद साहब से, अली मोहम्मद साहब, दुख दर्द इस वक्त अवाम को बहुत है, अवाम इस वक्त पिस रही है, चीखें निकल रही है, तो अपोजिशन उनका साथ क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं तहरीक चलाएगी, क्यों आपको ज्यादा टाइम देगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, काफ़ी लंबी चार्जशीट जनाब राना साहब ने पेश की है। सन 85-88 से इनकी जमात पावर में है। मैंने माना कि सन 90 की दहाई में म्यूज़िकल चेयर्स की इनका एक सियासत का सिलसिला रहा कि पीपल्स पार्टी इनके ख़िलाफ़ एक कंस्पायर करती थी। कभी ट्रेन मार्च, कभी कौन सा मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी ये निकलते थे, कभी वो ये उनको गिराते थे, कभी वो इनको गिराते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहली तो बात यह है कि वो इनके अंदर जो एक कुछ करने का एक जज्बा था, वो इंसान में सारी ज़िंदगी डॉक्टर साहब नहीं रहता। मैं समझता हूँ कि जो 1990s में मियाँ साहब का कोई ख्वाब था पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का, कोई उनके जहन में कुछ था, जो भी था वो अवाम ने देख लिया। 3 बार वज़ीर आज़म बना के मियाँ साहब को आज़मा लिया। और सेम इज़ द केस विद पीपल्स पार्टी कि आज इनके पास बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी नहीं, उनकी शहादत को भी 10 साल से ज़्यादा हो गया, कैच कर गए। तीसरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना गए। मरकज़ में एक हुकूमत बीबी शहीद के शहादत के सदक़े में इनको मिल गई। अवाम ने देख लिया। इनको अभी हालात का उस तरह से इदराक शायद नहीं है। आज मीडिया आज़ाद है, आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। आज अगर कोई इमरान खान साहब से गिला भी करता है तो इस बात का करता है कि आपसे हमारी तवक्कुआत है, आप इससे बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन अगर किसी ने इनके कान में ये कह दिया है कि आप इमरान खान साहब का नेमुल बदल हैं, आप आएँ, अवाम आपके साथ है, तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर, निकलें, आजमाएं अपने आप को। मैं नहीं समझता पाकिस्तान की अवाम 30-35 साल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के हाथों अपने आप को तबाह करवा के इस पोजीशन में है कि इनके साथ रोडों पे निकले, और अगर निकलना ये चाहते हैं तो निकलें। अवाम तो छोड़ें, इनके अपने कारकुन इनके साथ नहीं होंगे। इनकी तो पॉलिसीज़ बिल्कुल पेंडुलम की तरह मूव होती हैं। जैसे कोई नायब के केसेस हल्के होते हैं तो पीपल्स पार्टी और फिर ख़ासकर मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ बड़ी खामोशी छा जाती है। इनके ट्विटर अकाउंट्स खामोश हो जाते हैं, इनके लीडरान बयान तक देना फिर पसंद नहीं करते, अवाम को छोड़ देते हैं, कारकुनों को भी छोड़ देते हैं, अंदर महसूर हो जाते हैं। जैसे ही ज़मानत में तोसी नहीं मिलती, फिर अवाम भी याद आ जाती है, फिर पाकिस्तान भी याद आ जाता है। मेरा सवाल ये है राना साहब आपसे भी और नबील गबोल भाई आपसे भी। आपने कहा कि इमरान खान साहब बहुत भूले हैं और इनको ये कोई
सिफरों का नहीं पता कि कितने के खरब में कितने सिफर होते हैं। मैं समझता हूं कि नबील भाई आप भी बहुत बोले हैं। आपको भी नहीं पता होगा कि आसिफ जरदारी साहब के अकाउंट्स में कितने सिफर आते हैं, उनके अकाउंट्स में कितने सिफर आते हैं। मेरा सवाल आज पाकिस्तान के हर सियासतदान से, डॉक्टर दानिश साहब आपकी इस प्रोग्राम की वसातत से ये है, मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि मेरा भाई नबील गबोल भी बैठा है, मेरे बड़े भाई राना तनवीर साहब भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। 2013 से मैं MNA बना हूं। क्या आज का सियासतदान और आज का MNA जो सन 85-88 से सीन में है, कोई 3 बार कहते हैं, फख्र से कहते हैं सब, मैं 4 बार इलेक्ट हुआ, मैं 3 बार इलेक्ट हुआ, क्या इस बात के लिए ये सब तैयार हैं कि फोरेंसिक ऑडिट हो हर MNA का, हर वजीर का जो इधर बैठा है, हर अपोजिशन के MNA का, हर हुकूमत के MNA का? जब से आप पहली बार पब्लिक ऑफिस होल्डर बने तब से और आज में आपके असासों में कितना इजाफा हुआ, और उसके लिए तैयार है नंबर 1, नंबर 2? बिल्कुल बड़ी लंबी चार्जशीट मेरे बड़े भाई ने पेश की। 100%। मेरा सवाल यह है यहां पे आज कि 3 बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान में दुनिया की एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी आप नहीं बना सके। नौजवान को रोजगार का क्या मयार दिया? सिफारिश और पैसा, कि जिसकी जितनी तगड़ी सिफारिश, जिसके पास जितना पैसा उसको नौकरी। सरकारी इदारों का यह हाल कर दिया कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कभी हमारा फख्र हुआ करती थी, जिसको अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक इवन पे ले आए हैं, उसको सियासी भर्तियों से भर दिया। पीपल्स पार्टी वाले भाई, आपने पाकिस्तान स्टील मिल को क्या अपना जाती घर समझा था कि जिस अपने कारकुन को देखा उसमें उसको भर लिया? सरकारी इदारों को तबाह किया। रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, आपका स्टील मिल, आपका PIA, आपका रेलवे, आपका पाकिस्तान पोस्ट, यू नेम इट एंड यू हैव इट। आपने पाकिस्तान के तमाम इदारों का भट्टा बिठा दिया अपनी सियासत के लिए। क्या एक कोई ऐसा सिस्टम आपने दिया जो हम दुनिया के सामने फख्र से पेश कर सके कि मुस्लिम लीग नवाज ने ये इदारा बना के दिया, पीपल्स पार्टी ने हमें ये दिया? क्या थर में जो भूखे नंगे बच्चे हैं वो आपको नजर नहीं आते? ये जो आपके अपने लीडर साहब के होम टाउन लाड़काना में जो एड्स के केसेस हैं, मैं ये समझता हूं कि कौम हमारी इन ड्रामों से तंग आ चुकी है। ठीक, अगर आप समझते हैं कि सियासत ही इस मुल्क का मुस्तकबिल है, जो मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत है, तो फिर आपको संजीदगी से अपने रवैयों पे गौर करना होगा। हम बिल्कुल 9 महीने का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं और किसी से टाइम नहीं मांग रहे। अवाम ने हमें टाइम दिया है, जितना होगा आपसे कम से कम नहीं मांगेंगे। न साल मांगा है, न 2 साल मांगे हैं। ठीक है, 5 साल का मैंडेट है, जब तक अल्लाह ने चाहा हम बैठेंगे। इमरान खान साहब के बारे में आपको ये बता दूं, आखिरी बात, कि आपने इमरान खान साहब को, नबील गबोल भाई, बड़ा गलत जज किया है। वो ऐसा आदमी है, जितना आप उसको चैलेंज करेंगे उतना वो चैलेंज के लिए खड़ा होगा, वो मुकाबले से भागेगा नहीं। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये बता दूं, ठीक है सर, जो काम नबील भाई, आप, राना साहब, आप जो काम आप 4-4 बार वजीर आजम और 3-3 बार वजीर आजम बन के नहीं कर सके, इमरान खान आपको एक बार में करके इंशाल्लाह दिखाएगा। ठीक है सर, मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, इसके बाद नबील गबोल साहब के पास आता हूं कि बहुत सारे चार्जशीट आपने भी खड़ी कर दी है। नबील साहब उसका क्या जवाब देते हैं? एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। बहुत सारे उन्होंने आप पर चार्ज लगा दिया। मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन डाल देता हूं, और वो ये है कि बिलफर्ज ये हुकूमत खत्म हो गई, आपने तहरीक शुरू की, पार्लियामेंट में आपने इनको गिरा दिया, हुकूमत आपके पास आ गई या आपके अपोजिशन के लोगों के पास आ गई। मौजूदा इस वक्त जो हालात हैं, क्या पीपल्स पार्टी इसको, इस हालात से मुल्क को निकाल सकती है? देखिए, हम समझते हैं कि अगर डमी गवर्नमेंट नहीं होती तो ये माशी बहरान भी नहीं होती। ये डमी गवर्नमेंट है। आप मतलब देखें ना, डमी गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि आवाम के वोटों से नहीं आएगी। हम यही समझते हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम, सेलेक्टेड है या ट्रैप्ड है? मैं तो ट्रैप्ड वजीर आजम, तो दूसरा हो गया। मतलब उनको घेर के जो है बिठा दिया गया है कुर्सी पे, भाई तुम डोनेशन लेने में एक्सपर्ट हो, तो तुम जब आओगे तो तुम अपने साथ बाहर से डोनेशन लाओ। उसको डोनेशन नहीं मिला। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था उसको ज्यादा डोनेशन मिलता। जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, लोगों ने उसको डोनेशन देना बंद कर दिया। क्यों? कोई उनसे पूछे कि मुझे रीजन नहीं समझ आता है। एतमाद नहीं रहा, एतमाद नहीं रहा, क्योंकि जाहिर है वो भी सियासत में आ गए। और सियासत में जब इधर पाकिस्तान की सियासत को आप खुद इतना गंदा कर दें और आप खुद खड़े होकर कहें कि फिलां चोर है, फिलां डाकू है और हम जो है फरिश्ते हैं। अगर आप फरिश्ते हैं तो फिर नैब का चेयरमैन क्यों कहता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है
परवेज खटक को मैं इसलिए गिरफ्तार, मैं उसके रेफरेंस तैयार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है कि मुझे डर है कि कहीं वो जो है कस्टडी में जो है बीमार नहीं हो जाए। अच्छा। क्योंकि वो इतने बीमार है, कहीं उनकी हलाकत नहीं हो बना जाए। डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कह रहा है कि वो इतना बीमार है कि मुझे डर है कि मैं गिरफ्तारी तो उसकी हो जाएगी, लेकिन वो ड्यूरिंग कस्टडी जो है उसकी हलाकत नहीं हो जाए, तो वो सारा जो है मलबा जो है वो नेप पर आ जाएगा। अगर आप लोग इतने फरिश्ते, चलो हम डाकू हैं, हम चोर हैं, आप लोग हमें कहते भाई तुम लोग चोर हो, डाकू हो, गद्दे हो, ठीक है, आपने कहा हमारे ऊपर, आपने हमारी इमेज खराब की, हम मानते हैं। आप पता है आपने अलीम खान को बेल कैसे दिलवाया? आपके 4 मिनिस्टर इस वक्त, जिस आपकी बाजी फिरदौस आशिक अवान जो है, उनके ऊपर तो नैब का रेफरेंस है, जो मैयत बसें उसने ली है और वो जो है लाहौर सियालकोट के रास्ते पे चला रही है। आपने उसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया। आपके कैबिनेट में 80% वो लोग हैं जो पीटीआई के नहीं है, जो आपने उधार पे लिए हुए हैं पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, मुशर्रफ के काबीना से, और उनमें से 20 के ऊपर तो जो है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी काबीना है, आपने इतने 48 लोग हैं सर, 48 में से 20 के ऊपर तो रेफरेंस चल रहे हैं नैब के अंदर। तो आप उनको आप कैसे कह सकते हो यार हम अच्छे हैं, आप लोग बुरे हो, आप खराब है? भाई हमें छोड़ दो। आज आप क्या कर रहे हैं? मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के दौर में तो 60 रुपए का डॉलर था, मुस्लिम लीग जब चला गया तो 110 पे गया, आज 155 का डॉलर है। क्यों हुआ ये? आप लोग थोड़ा सा नंबरों में फर्क है। 60 था सर परवेज मुशर्रफ साहब के नहीं सर, जब परवेज मुशर्रफ साहब के गया दौर में 68 तक लाए वो, 60 उसके बाद 70-80 तक वहां गया, 125 तक तो सर पीएमएलएन पे गया। पीएमएल के वक्त में आखिरी दिनों में था। Yes, sir, मुझे याद है yes, शेख रशीद ने आखिरी दिनों में किया लेकिन था तो ना और इसाक डार ने उसको 99 पे रोका हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, इसाक डार ने 99 पे रोका हुआ था, फिर कभी 100 हो रहा था, कभी 102 हो रहा था। तो ये नाहिलियत भाई है, ये नाहिलियत है ना, क्योंकि आप लोगों के पास टीम नहीं है भाई, आप लोग अंडर 19 के खिलाड़ी हो। आप लोगों के पास जो क्रिकेट के अंदर आपको भेजना चाहिए था सीनियर खिलाड़ियों को, आपने अंडर 19 के भेजे। आपको जो वजारत मिली है, आपको मिलना चाहिए था वो वजारत जो पीटीआई का और आपका हक बनता है, लेकिन आपको वो वजारत दी गई, मिनिस्टर एक स्टेट बना दिया गया और आपकी जगह उस शख्स को मिनिस्टर इंटीरियर बनाया गया जिसको शहीद बेनजीर भुट्टो कह चुकी है कि अगर इफ आई एम असैसिनेटेड तो ये बंदा उसमें इन्वॉल्व है। और आज इंटीरियर मिनिस्टर की एक कारनामा आप मुझे बताएं। आपने कहा ना फालूदा वालों का निकला है, आपने कहा रबड़ी वालों का निकला है, छोले वालों के पैसे निकले, तो भाई ये एफआईए तो आपके अंडर आती है, इंटीरियर मिनिस्टर आपके अंडर आती है, आप पकड़ते क्यों नहीं हो? आपने आज तक उनके नाम नहीं बताया। आप बताते कि एमसीबी डिफेंस ब्रांच में इतने अमाउंट थे और वो कौन डिपॉजिट करने गया था, कौन लेने गया था, वो तो सर आपको भी पता है कि मैनेजर को भी पता होता है कि कौन आया, कौन डिपॉजिट कर गया, कौन उसको जो है अमाउंट को निकालने गया। ये आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, आप सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे असेंबली के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं, ऑपोजिशन ने, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने अगर ये तय कर लिया कि हम इस हुकूमत को अब चलने नहीं देंगे पार्लियामेंट में, आपका प्राइम मिनिस्टर हमसे इजाजत लेकर असेंबली में आता है। अभी भी आप जो ये पिछला आया था, हमसे इजाजत लेकर ऑपोजिशन से कि यार कोई उधर ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ रियली इजाजत लेके यार कोई एम्बेरसमेंट नहीं हो मेरे लिए करना। मैं आ रहा हूं वहां पर असेंबली का इजलास। पहले तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हर हफ्ते मैं एक दिन आया करूंगा और क्वेश्चन के जवाब आप 3-3 क्वेश्चन के जवाब दूंगा इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह। अब आपका प्राइम मिनिस्टर वो जो है 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं आता है और फिर ऑपोजिशन से पूछ कर आता है। आप हुकूमत चला लेंगे अगर गिर गई तो? हम हुकूमत इसलिए चला लेंगे क्योंकि हम सियासी लोग हैं और ये गैर सियासी है। इलेक्टेड लोग हैं और आप चला लेंगे। हम सियासी हैं और ये गैर सियासी। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली मोहम्मद खान साहब आपका शुक्रिया, राना तनवीर हुसैन आपका भी शुक्रिया, सरदार नबील गबोल साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर दानिश पे अल्लाह हाफिज।